नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, उससे प्रश्न तैयार करते हैं और उसका समाधान भी मिलकर के करते हैं। एक प्रश्न मैं प्रत्येक दिन आपको दिया करता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं और लगातार मैं देख रहा हूं आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को आगे भी आपको जारी रखना है। अब चलिए, यहाँ पर एपिसोड 34 पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको 5 स्टार लगाइए और इकोनॉमी से संबंधित ये मुद्दा है, तो थोड़ा सा ठहराव के साथ आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें समझना भी पड़ेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या क्या बातें कहा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं ना। ऋण लागत में कमी है ना, पहली चीज ये है। दूसरा, अभी देखते चलिए, पहले उत्पादन में वृद्धि की बात किया गया, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। निवेश एवं व्यय में वृद्धि की बात किया गया है और फिर रोजगार सृजन में वृद्धि की बात की गई है। और दूसरा, इन्फ्लेशन में कहा गया है कि कमी आ जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई, सीधे तौर पर क्या उसमें कमी आएगा। तो ये 5 चीजें आपको कंडीशन दे दिया गया है, लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इस कंडीशन को हम समझ पाएंगे। क्या है, ध्यान से समझना है। क्या कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा, संभल के देखना है, रेपो दर में, रेपो रेट जानते हैं ना, अभी बताऊंगा, रेपो दर में कमी करने पर अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त में कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं। संभावित क्या क्या हो सकता है, इसकी पड़ताल हमें यहां पर करना है। और क्या कहा गया है, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी करने पर, अगर रेपो रेट में आरबीआई कमी कर दे तो अर्थव्यवस्था पर यहां जितने कारण दिए गए उसी पे दिमाग लगाना है कि क्या क्या कमी हो सकता है। तो सबसे पहले रेपो रेट आप समझते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट कहने का मतलब हो गया ना, देखिए दो चीजों आपने पढ़ा होगा, एक तो रेपो रेट आपने पढ़ा होगा, एक जो है रिवर्स रेपो रेट आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है ना, वह कोई भी वाणिज्यिक बैंक है, वह आरबीआई से जिस दर पर, जिस रेट पर लोन लेती है उसको रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट नाम ही हो गया, ठीक उसका वाइस वर्सा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उसमें आरबीआई को लगता है कि भाई मार्केट की स्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पर जो है वाणिज्यिक बैंक से लेना चाहिए, तो उस रेट को जब आरबीआई लागू करती है तो फिर उसे रिवर्स रेपो रेट करते हैं। उल्टा कंडीशन, बस यहां पर वाइस वर्सा हो जाता है। अब यहां पर समझना है, जैसे कि आप जानते हैं कि लंबे समय से, इससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे शशिकांत दास, तो लगातार क्या कर रहे थे, जो रेपो रेट है ना उसको कांस्टेंट बना कर रख रहे थे। और आपको ध्यान होगा तो ये 6.5% पर था लगातार, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल से यही स्थिति बना हुआ था। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसमें 0.25 का इसमें परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि कमी किया गया, 6.25% अब हो गया है रेपो रेट। ठीक है, इस स्थिति में तो अब यहां पर जो है, जैसा कि हमने कहा कि 6.25% अभी कर दिया गया है, इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग जो है महंगे दर पर अगर लोन मिल रहा है, यानी कि ब्याज मिल रहा है, तो लोग लेने नहीं जाएंगे, लोन नहीं लेने जाएंगे, आप भी नहीं लेंगे, है ना, आप बचेंगे बैंक से कर्ज लेने में। अब यहां पर उस कंडीशन में क्या होगा, लोग नहीं लोन लेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, फिर एक तरह से मार्केट में देखेंगे तो वो फ्लो नहीं बन पाएगा, यानी कि लिक्विडिटी, तरलता, जिसको आप इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो कम कर दिया इसका रेपो रेट जो है वह 0.25% कम किया। अब क्या होगा, लोगों को पता चला कि भैया बैंक जो है सस्ते दर पर अब कर्ज दे रही है, तो लोग क्या करेंगे, बैंक की तरफ भागेंगे लोन लेने के लिए, होम लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, है ना, ईएमआई पर मोबाइल लेंगे, बहुत सारी चीजें होगा। इससे क्या होगा कि मार्केट में लोगों के पास पैसा आया, अब पैसा आएगा तो जाके खर्च तो करेंगे, तो वो खर्च फिर मार्केट में ही वो पैसा गया, तो फ्लो बन जाएगा मार्केट का, तरलता में फिर क्या, लिक्विडिटी में वृद्धि हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि फिर इन्फ्लेशन जो ज्यादा है ना उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीजें जो है इसी बात को लेकर के किया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, एक एक करके हम लोग देते हैं। तो पहले चीजें तो आपने देख लिया ना, रेपो रेट को समझ गए आप, आपने पहले भी इसके विषय में पढ़ा होगा। ऋण लागत में कमी, अब यहां पर समझना है कि ऋण लागत में कमी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा। देखिए, रेपो दर में कटौती से बैंक सस्ते दर पर आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, पहली चीज तो ये हो गया, जिससे वो ग्राहक यानी कि व्यवसाय करने वाले जो हो गए, जो उपभोक्ता हो गया, कस्टमर, उसको भी कम ब्याज पर फिर ऋण देंगे। पहली बात ये, यानी कि उनको कम ब्याज पर मिला, तो अगर उनको जो अब 6.5% पे नहीं 6.25% पर आरबीआई से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो कम देंगे। अब होम लोन मान लीजिए कोई बैंक 9% दे रहा था, तो यहां पर कह सकता है कि 8.7% पे ही हम देंगे,
मामला समझ में आया? तो लोग फिर होम लोन लेने के लिए जाएंगे यहां पर। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि उपभोक्ता को भी इसका फायदा मिलेगा और कम ब्याज दर पर वह ऋण ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये चीजें यहां पर रेपो रेट्स में कमी करने पर ये चीजें प्रभावित तो हो गया। अब दूसरा है, क्या उत्पादन में वृद्धि होगा? जाहिर सी बात है कि सस्ता ऋण अगर मिलता है तो जो उद्योग करने वाले लोग होंगे, व्यवसाय करने वाले लोग होंगे, वह भी बैंक के तरफ भागेंगे कि भाई हमें भी लोन दे दीजिए, सस्ता दर पर मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो भी हम अगर कहीं की इकोनॉमी की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं अगर, तो उसमें वृद्धि देखा जाएगा, है ना, क्योंकि अधिक ऋण लेकर के अपने जो कार्य है, उनके जो उद्योग है उसका वो विस्तार कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी उत्पादन की वृद्धि की बात हुआ तो इसमें भी प्रभावित होने को देखने को मिलेगा। निवेश और व्यय में वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है। ब्याज दर अगर कम होता है तो निवेश और खर्च की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मैंने क्या कहा, लोग जाएंगे यहां पर लोन लेने के लिए तो घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, मोबाइल लेंगे लोग, है ना, गिफ्ट देंगे लोगों को मोबाइल ले लेकर के। तो क्या होगा कि इस सभी वजह से आप देखेंगे कि निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, कंपनियां नए प्रोजेक्ट में निवेश करेंगी, लोग घर गाड़ी कर्ज लेना सब पसंद करेंगे। यानी कि ये वही मामला जो है वह भी सही हो गया। चौथे पर देखें, रोजगार सृजन में वृद्धि। सोचिए यहां पर अगर यहां उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी जब नए अपने ब्रांच खोलेगी, अगर कार ज्यादा बिक रहे हैं तो प्रोडक्शन भी उसका बढ़ेगा, तो अधिक से अधिक लोगों को फिर रोजगार तो मिलेगा। तो जब निवेश होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो कंपनियां को अधिक कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि ये भी सही हो गया। अब मुद्रास्फीति में कमी की बात है। यहां पर कहा गया है कि क्या जो इन्फ्लेशन है वो गिरेगा इन सब चीजों से। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, पहले भी समझाया था कि रेपो दर में कमी से मुद्रास्फीति जो है वह बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। यहां पर जो है महंगाई गिरने की बात नहीं है, क्योंकि जब बाजार में पैसा अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, और कीमतें इस हिसाब से ऊपर चलती जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए मुद्रास्फीति में कमी होने की संभावना नहीं होगा, बल्कि इसके बढ़ने की ही संभावना होगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वह फिट नहीं बैठता है। तो ऊपर के 4 जो है वह है संभावित प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा, ये नए पैटर्न का विकल्प है, केवल 2, केवल 3, केवल 4 और केवल 5। तो हमने देखा 5 था, 4 सही है, केवल 4 एक गलत है, केवल 4 हो जाएगा। सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये मामला समझ में आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे मैं कहूंगा आपको ठीक से अगर इकोनॉमी को आपने समझा है, ठीक से आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को पढ़ें, बैंकिंग सिस्टम को ठीक से पढ़ें, तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। और ऐसे ही प्रश्न की उम्मीद आप यूपीएससी से भी कीजिए, तो बेहतर तरीके से आपका जो बैंकिंग वाला चैप्टर है थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लिख के जाना है। वस्त्र प्रदर्शनी अभी हुआ है, ये तुरंत हुआ है, तो इसको भी आप 4 स्टार दीजिए। एग्जीबिशन ये हुआ है भारत मंडपम में, जो ये प्रगति मैदान वाला जगह है ना, वहाँ वस्त्र प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण भारत टेक्स 2025 का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ किया गया? गांधीनगर, वाराणसी, कांचीपुरम, नई दिल्ली। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा प्रगति मैदान भारत मंडपम, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। तो ये जवाब जो है डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम यानी कि भारत टेक्स जो है 2025 14 से 17 फरवरी 2025 तक जो भारत मंडपम नया बना था G20 के लिए, उसी में हुआ। तो इसका जवाब हो गया म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन को 4 स्टार डाल देना है। ठीक है, इस पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कितने कथन सही हैं। नंबर पूछा गया 1, 2, 3। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एवं चर्चा का अग्रणी एक कूटनीतिक मंच है। देखेंगे इसकी स्थापना वर्ष 1980 में, ध्यान दीजिएगा इस पर, 1980 में की गई। इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना है। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कितने आपसे पूछा गया है। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन क्या है। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया का एक अग्रणी कूटनीतिक मंच है। यानी कि ये मामला सही हो गया। और इसकी स्थापना की जो बात है ना, ये 1980 ये नहीं होगा, ये
63 होगा। आजकल यूपीएससी में फैक्ट आने लग गया है तो पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। आदर्श वाक्य किसका क्या है, ये पूछा जा सकता है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का, संवाद के माध्यम से शांति की स्थापना, है ना, इसका आदर्श वाक्य के रूप में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उद्देश्य जो यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के भीतर संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देना है, ये भी यहाँ पर सही है। तो आपसे पूछा गया यानी कि ये सही है, और यहाँ पर 80 था 63 होगा, तो ये गलत हो गया, ये सही है। तो कितने, तो 2 स्टेटमेंट सही हैं, केवल 2, बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रश्न के विषय में सोचना है ताकि आप सही से जवाब ढूंढ पाए। फगली उत्सव, फगली उत्सव आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है, 3 स्टार लगाइए इसको, चर्चा में रहा है। फगली उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, किस स्टेट में होता है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फगली उत्सव की बात करेंगे ना, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किन्नौर, लिख लीजिए, नोट करना हो तो नोट कीजिए, किन्नौर जिला। और किन्नौर जिला पता है कहां पड़ता है, पहाड़ी एक स्टेट है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो किन्नौर जिलों के यहाँ पर जो है यांगपा गांव, यांगपा ठीक से समझ लीजिए, यांगपा गांव में एक पारंपरिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है फगली उत्सव। जवाब आपको मैंने बता दिया, हिमाचल प्रदेश है। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश के विशेष तौर पर देखेंगे ना तो एक किन्नौर जिला मैंने कहा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। और ये कब होता है, तो फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सर्दी से वसंत का जो एक परिवर्तन होता है, यानी कि मौसम बदलने का संक्रमणकालीन फेज कह सकते हैं, इसको दौर कह सकते हैं, कि सर्दी का मौसम है बदल करके वसंत होने जा रहा है ना, उस दौरान ये होता है, यानी कि कुल मिलाकर कहेंगे फागुन माह में, है ना। तो फागुन माह में इसका आयोजन किया गया, इसीलिए इस त्योहार का नाम भी जो है ना वह फागुली या फगली या फाग कहा जाता है। इन तमाम नामों से ये जाना जाता है, कोई भी नाम आ जाए आपको ये ध्यान रखना है। अब 5वें प्रश्न पर आ जाए, अरावली सफारी पार्क परियोजना, इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट, ये मामला कोर्ट वगैरह में भी बहुत चला है, अरावली वाला तो थोड़ा सा चर्चा में रहा है। अरावली सफारी पार्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहा गया कौन से कथन सही है ना, कितने नहीं, कौन से पूछा गया आपसे। यह परियोजना हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विकास पर केंद्रित है, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके तहत गुरुग्राम और नूह जिले के गांवों के क्षेत्र को शामिल किया गया है, एरिया क्या लिया गया है इसको लेकर के यहाँ पर बात किया गया है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है ना हरियाणा सरकार द्वारा, निश्चित तौर पर इसमें हरियाणा सरकार इन्वॉल्व है इस परियोजना में, और अरावली क्षेत्र जो है वहां पर पर्यटन को कैसे वृद्धि किया जाए, कैसे विकास किया जाए, इसके लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो ये सही है। और क्षेत्र जो कहेंगे यही दोनों डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम और नूह जिले के जो गांव है उन क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। कौन से कथन पूछा गया है, दोनों सही, सी 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा 5वें विकल्प का, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। यहाँ पर 4 विकल्प है, 4 में से कोई एक सही होगा, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके देते चलिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।